अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर्रहमान। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब सियासी कशमकश जारी है। इक़्तिदार के हसूल के लिए तमाम लोग आपस में दस्तो गिरेबां हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे के ऊपर बहतानबाजी इस वक्त अरूज पर है। अगर हम पाकिस्तान के सिर्फ पिछले 4-5 माह जो गुजरे हैं उनके ऊपर तवज्जो दौड़ाएं तो हमें ये नज़र आता है कि कभी इक़्तिदार का सेहरा एक पार्टी के सर पे, कभी दूसरी पार्टी के सर पे। स्पेशली पंजाब के अंदर देखें पिछले अरसे में क्या हुआ। पिछले अरसे में कभी नून लीग की गवर्नमेंट आई, कभी PDM बरसरे इक़्तिदार आई, कभी तहरीक इंसाफ आई, कभी फिर तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ मिलकर इक़्तिदार पर विराजमान हुई। इसी तरह अगर ये अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता रहा और अगर इसी तरह ये बहतानबाजी और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क को बचाना जो है वो मुमकिन होगा। पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंतहाई पस्ती का शिकार है। मुआशी सूरत हाल हम सब के सामने है। डॉलर रोज़ बरोज़ जो है कभी बढ़ता है, कभी कम थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद कोई ऐसा अनहोना वाक़या हो जाता है कि फिर डॉलर को पार लग जाती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आटे का बहरान, चीनी का बहरान, सब्जियों का बहरान सर उठा। पिछले दिनों आने वाला सैलाब, उसकी तबाहकारियों की वजह से आने वाले कुछ वक्त में, कुछ महीनों में शायद हम आटे के ऊपर लड़े हों, शायद हम चीनी के ऊपर लड़े हों। लेकिन सवाल ये है कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। वो जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार की हवस में अंधी हो रही हैं और एक दूसरे से लड़ रही हैं, वो किसका सोच रही हैं? क्या सिर्फ वो अपना सोच रही हैं या अवाम के मुस्तकबिल को भी महफूज बनाने के लिए वो कुछ कर रहे हैं? कल पेश आने वाला वाक़या जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नियाज़ी साहब पे एक हमला हुआ, उनके लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी था और उस पर हमला हुआ। उसके ऊपर हर बंदा इस वक्त दानिश्वर बना बैठा है और हर बंदा अपना एक अलहदा बयानिया तश्कील दे रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। तो आज हम मुआजना करेंगे और आज हम रोशनी डालेंगे कि कौन कौन से बयानिए इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि किसी भी सहाफ़ी को कोई स्पेशल नैरेटिव इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठा हुआ है तो ये उसका हक नहीं बनता कि वो जजमेंट पास करे। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने हर बंदे को जज बना दिया। हर कोई अपने तौर पर जजमेंट्स पास कर रहा है। एक बंदा दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर इल्ज़ाम लगा रहा है और ये इल्ज़ाम का सिलसिला जो है ये पिछले 4-5 साल से यूं ही जारी है। लेकिन सिर्फ कल के वाक़े के बाद अगर हम नैरेटिव्स देखें, अगर हम उन बयानियों की बात करें कि जो इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये बयानिए आते कहाँ से और एक बयानिए को एक पूरी लंबी लड़ी लोगों की वो टो कैसे करती है। तो 3 मुख्तलिफ बयानिए इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं कल के हवाले से। बयानिया नंबर 1, अगर हम PDM, नून लीग, उनके हवारियों और उनकी गोद में पलने वाले सहाफ़ियों, जैसा कि सलीम साफ़ी साहब का नाम है, जैसा कि गरीदा फ़ारूकी साहब का नाम है, अगर हम बात करें तो इनका एक अलहदा बयानिया जो इनके लोग, जो इनके फॉलोअर्स टो कर रहे हैं। ओपिनियन लीडर का काम ये नहीं होता कि वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और जब इदारे मौजूद हैं, जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मौजूद हैं तो एकदम से जजमेंट पास कर देना कि ऐसा हुआ है, ये इसका इख्तियार किसने उन्हें दिया? फौरी तौर पर एक साहब जो हैं उनको टीवी के ऊपर लेके आया जाता है और वो ये बताते हैं कि जी मैं अपना जो है वो अजान हो रही थी, डेक बज रहा था, यानी इस्लामाइजेशन
के ओट के अंदर छुपने की कोशिश। दूसरा बयान उसका फौरन ही एक ही जो रो है उसमें बहते हुए वो 3 मुख्तलिफ बयान दे रहा है। पहला बयान कि जी मुझे बड़ा गुस्सा आया और मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैंने अपना जब पूछा कि आप प्लानिंग का, हाँ जी सुबह से प्लानिंग कर रहा था। भाई अजान तो असर के टाइम की थी, तुम सुबह से प्लानिंग कर रहे हो। अगली लाइन के अंदर वो फरमाते हैं जिनको पकड़ा गया है मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर, जो कि सोदरा जो वजीराबाद के साथ एक छोटा सा गांव है उसके रिहायशी हैं। तीसरे बयान में वो ये कह रहे हैं मैं तो प्लानिंग जब से वो लाहौर से चले उस वक़्त से कर रहा था। उस नैरेटिव को लेके साथ ही आलमगीर खान साहब का बगैर तस्दीक किए जो कराची से पीटीआई के एमएनए हैं फौरी तौर पे बयान दाग दिया। मीडिया के ऊपर आने की जल्दी, ब्रेकिंग न्यूज़ की रेस, बगैर तस्दीक के सब कुछ। आलमगीर खान साहब ने फ़ौरन कहा ओ वो तो मेरा मुहाफिज था, वो मेरा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, उसको गलती से पकड़ लिया। बगैर तस्दीक किए कि आखिर किस बंदे को किस एजेंसी ने, किस पुलिस ने किस जगह पे गिरफ्तार किया और किन सर्कमस्टेंसेस पे गिरफ्तार किया। हमने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि जी पीटीआई वालों ने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि जी बयान बदल रहा है, इसके कपड़े वो नहीं है, हालांकि कपड़े वही हैं, बंदा वही है, लेकिन अब उससे बयान दिलवाया गया या उसने बयान दिया, ये एक अलहदा नैरेटिव है जो पीटीआई वाले बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आजे वकूए के ऊपर, अब हम स्टेप टू स्टेप ज़रा वाक़े को देखते हैं। कंटेनर जिसके ऊपर खान साहब अपनी आला क़यादत के साथ मौजूद हैं वो वज़ीराबाद के अल्लाह वाला चौक के पास मौजूद है कि अचानक एक बर्स्ट की आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही 2 से 3 फायर होते हैं। अब चूंकि वो फायर करने वाला जिसके पास 9 mm का पिस्तौल था उसकी तरफ कोई कैमरा मौजूद था, पीछे एक दलेर कारकुन पीटीआई का मौजूद था, वो पिक्चर के अंदर आ गया तो सारे की सारी तवज्जो सारे मीडिया ने बगैर तस्दीक किए उसकी तरफ मोड़ ली। तो जिस वक्त बर्स्ट फायर हुआ उसके बाद उस बंदे की तस्वीर आना शुरू हुई तो आप ज़रा गौर करें, उसकी नाली का हिस्सा जो है वो चैम्बर चढ़ा हुआ है। इट मीन के गोली कहीं फंसी हुई है और उससे फायर जो है वो मिस हुआ है। उसने भागने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश हुई तो अचानक एक और फायर हुआ जो कंटेनर से किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक और नैरेटिव बिल्डिंग है, आप इसको फुटेजेस में देख सकते हैं। जो खान साहब के सिक्योरिटी हसार है उसकी तरफ से फायरिंग हुई और एक नीले कपड़ों में मलबूस शख्स जो अपने 3 छोटे छोटे बेटों के साथ खान साहब के दीदार को आया था वो उस वाक़े में जान बहक हो गया। उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई, उसकी तरफ किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा कि अब वो किस हाल में हैं, जिनका बाप, जिन छोटे मासूम बच्चों का बाप उनकी नज़र के सामने जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो बात कर रहे हैं हम कि कंटेनर मूव कर रहा है, अचानक एक बर्स्ट फायर होता है और अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम की आदत एकदम से नीचे हो जाती है। उसके बाद मीडिया ने आपको दिखाया कि वो चादर फटी हुई है और उसके अंदर से गोली पार हो के तो लगी है। अब वो तो एक सुराख है, ज़्यादा सुराख नहीं है, एक सुराख है और वो सुराख 9 mm की गोली कत्ल नहीं कर सकती। और जितना दूर वो बंदा मौजूद था हमलावर, मुबैना हमलावर, वो जितना दूर मौजूद था ये मुमकिन ही नहीं है कि 9 mm की गोली जो है वो उस जगह को पार कर जाए। होना क्या चाहिए था, चूंकि पंजाब के अंदर ये वाक़या हो रहा था तो पंजाब पुलिस को वो सारा इलाका मुकम्मल तौर पर सील कर देने के बाद थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी, जाए वकूआ का फॉरेंसिक मुआयना किया जाना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ और एक भगदड़ मच गई। और उसके बाद फिर कुछ फुटेजेस कंटेनर के अंदर की, कुछ फुटेजेस कंटेनर के बाहर की, कुछ हॉस्पिटल्स की वो हम लोगों के सामने आई। तो यहाँ पे अब बयानिए बनना शुरू हो गए। बयानिया नंबर 1, ओ खान साहब के पाँव में कैसे गोली लगी, खान साहब ने क्या ये पॉलिटिकल स्टंट खेला है,
خان صاحب نے ایک مائلیج حاصل کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ تعداد زیادہ نہیں تھی، کیا یہ کام خود پلان طریقے سے اور خود پلانٹڈ ہے یہ سارا واقعہ؟ خان صاحب کو جس وقت منتقل کیا گیا گاڑی کے اندر اور اس کے بعد ہاسپٹل میں، تو کہیں بھی خون کا دھبا اس سفید پٹی کے اوپر موجود نہیں۔ فیصل جاوید خان جن کے چہرے کو چھوتی ہوئی گولی گزر گئی، ان کے کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے موجود تھے، لیکن جہاں پر گولی چھو کر نکلی وہاں سے نیچے کوئی لکیر موجود نہیں تھی جو گردن تک جاتی اور پھر نیچے جاتی۔ یہ ایک بیانیہ، اس بیانیے کا سارا زور صرف ایک بات کے اوپر ہے کہ خان صاحب نے یہ سب کچھ پلانٹڈ کیا۔ آ جائیے اب دوسرے بیانیے کی طرف جو بالکل پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے اور جو ان کی طرف سے ان کے فالوورز لے کے چل رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا وہ نہیں جو اصل میں حملہ آور، جو بندہ فائر کر رہا ہے اور جو بعد میں ٹی وی کے اوپر پیش کیا گیا اس کے کپڑے ایک جیسے نہیں۔ وہ گل کرن دا مطلب ہے کہ ویسٹ کوٹ انہیں نہیں پائی ہوئی، تو ویسٹ کوٹ تے پہلے بھی نہیں سی پائی ہوئی، اس نے تو کوٹ ویئر کیا ہوا تھا اور وہ کچھ سسرال تھوڑی جا رہا تھا یا کسی ولیمے میں تھوڑی جا رہا تھا کہ اس کا کوٹ وہ پہن ہی رکھنا۔ پکڑ دھکڑ کے اندر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بیانیے کی بات کر رہے ہیں، ہم ججمنٹس پاس کرنے کے لیے یہاں پہ موجود نہیں۔ تو دوسرا بیانیہ جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کپڑے وہ نہیں تھے، وہ بندہ وہ نہیں تھا، اتنی جلدی کیا پڑی پنجاب پولیس کو کہ وہ فوری طور پہ بیان جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر نشر ہونا شروع ہو گیا، پھر دوسرا بیان آ گیا، پھر تیسرا بیان آ گیا۔ فوری طور پہ جو ہے وہ اس تھانے کے عملے کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس بیان کے پیچھے ایک نقشہ ہے جس کے اوپر تھانہ کنجا ضلع گوجرانوالا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ واقعہ وزیر آباد میں ہوا، پہنچ یہ تھانہ کنجا میں گئے، ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے وہ جو نقشہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس طرف تھانہ کنجا ہے، اس طرف جو ہے وہ ضلع گوجرانوالا کی حدود ہے، اور ضلع گوجرانوالا کی حدود سے باہر نکل کے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اصل تھانے کا نقشہ اوپر تھا، لیکن ہم یہاں پر اس لیے نہیں بیٹھے کہ ججمنٹ پاس کر سکیں۔ فوری طور پر اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر تمام میڈیا نے ایک بندے کے نام کے اوپر بیپ لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کے خلاف ہم پرچہ کروائیں گے اور 3 لوگوں کے اوپر ہمیں شکوک و شبہات ہیں، کہ بلکہ ہم کنفرم ہیں کہ انہوں نے حملہ کروایا۔ نمبر 1 وزیر اعظم شہباز شریف، نمبر 2 وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور نمبر 3 بیپ۔ تمام میڈیا نے پیمرا رولز کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ پیمرا کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ سیکیورٹی اداروں سے ریلیٹڈ کوئی بھی نام آپ اس طرح اوپنلی نشر نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر انہوں نے بیپ لگا دی جو ایک میجر جنرل کا نام۔ تو ان تینوں کو ہٹائے جانے تک جو ہے وہ اب مزید چلے گی اور مزید یہ ہوگا اور مزید وہ ہوگا۔ ایک تیسرا بیانیہ سائیڈ بائی سائیڈ ایک اور چل رہا تھا۔ وہ بیانیہ یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے اگر کسی کو مارنا ہو یا اگر کسی کو ڈرانا ہو تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے پاس اور بہت سارے حربے موجود ہوتے ہیں، اور اگر واقعتاً ہی مارنا ہو تو وہ ان کے بس سے بچ کے جانا جو ہے وہ کوئی ممکن چیز نہیں ہے۔ اگر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کریں تو 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی ایک قدآور خاتون تھیں، اور ایک انتہائی مضبوط اور ایک انتہائی اپنا جو ہے وہ پاور رکھنے والی خاتون تھیں، اور پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک بڑا رول تھا، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے۔ تیسرے نیریٹو کی طرف آئیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس کا خراب ہونا، اس میں بھی کس کا ہاتھ تھا؟ لیاقت علی خان کا قتل ہونا اسی راولپنڈی کے اندر آج تک یہ ایک معمہ ہے۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشیل کلنگ، یہ ایک معمہ ہے۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے طیارے کا تباہ ہونا، کیسے ہوا، کس نے عام دیے،
नो वन नोज, गॉड नोज वेल। उसके बाद बेनज़ीर का वाक़या। तो ये सारे वाक़यात जो हैं इनकी कड़ियाँ तीसरे बयानिए वाले कुछ मखसूस इदारों के साथ मिला रहे हैं और फिर इमरान खान के ऊपर हमले को भी उसी सिलसिले की एक कड़ी करार दे रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूदा हालात में ऐसा अव्वल तो कुछ कदम उठा नहीं सकती, और अगर उन्होंने उठाना होता तो उनका निशाना मेरा नहीं ख्याल कि इसी मुल्क में जो है वो चूक सकता था। एक और बयानिए की तरफ आएँ कि कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए, कंटेनर पे चढ़ गए, हम बदला लेंगे, हम जान लेंगे, खून के बदले खून लेंगे। कोई पेशावर से बोल रहा है, कोई बहावलपुर से बोल रहा है, कोई मुल्तान से बोल रहा है, कोई बलूचिस्तान से बोल रहा है। अब्दुल मजीद खान न्याजी साहब एक ही लाइन टोक कर रहे हैं जी, एक अली अमीन गंडापुर नहीं, हमने तो 100 सैकड़ों अली अमीन गंडापुर हैं हम, तो हम जो है वो तहस नहस कर देंगे, हम जो है वो सारे मुल्क को जाम कर देंगे। ये किस मुल्क की बात हो रही? उसी मुल्क की बात हो रही है जिसके इक़्तिदार के लिए आप सब लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। आप सब लोग जो हैं वो हकूमती इदारों को अब मुसलसल कमज़ोर करने पर लगे हुए। ये वही मुल्क है कि जिसकी खातिर आप आज सड़कों पर मौजूद हैं। ये वही मुल्क है जिसकी खातिर आज तमाम वज़रा और तमाम जो कायदीन हैं दूसरी पार्टीज़ के, पीटीआई के, 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को अपनी तरफ माइल कर। बदले में लोगों को क्या मिल रहा? दुश्मनियाँ, अपने आप से लड़ाई, अपने भाइयों से लड़ाई, सिर्फ नैरेटिव डिफरेंस की वजह से अपने रिश्तेदारों से लड़ाई। अपने मुल्क को आप खोखला करने की ये सारी जिम्मेदारी इन तमाम सियासतदानों पर आयद होती है जो मुसलसल इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं। किसी एक का नाम लेना जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ हम उंगली अपॉइंट कर रहे हैं, एक की तरफ हम उंगली उठा रहे हैं। तमाम सियासतदान बशमूल पीडीएम के अंदर मौजूद पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीटीआई के थादी, शेख रशीद, काफ लीग, इमरान खान साहब और उनके हवारी, ये तमाम लोग पाकिस्तान की आज मौजूदा सूरत हाल के इन लोगों की वजह से मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार ये तमाम लोग हैं। आने वाले वक्तों में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है वो कुछ अच्छाई की तरफ इशारा नहीं कर रहा। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो हमें इस गंदी सियासत को छोड़ना पड़ेगा। हमें उन बयानियों को छोड़ना पड़ेगा कि जो हम खामखा बना लेते हैं, जो हम अपने आप से जो हम खामखा बना लेते हैं। हमें पता होता नहीं कि हुआ क्या है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। एक और बयानिया इसी के साथ एक और बयानिया सामने आया पीडीएम की जानिब से। खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट था, पंजाब गवर्नमेंट ने वो थ्रेट अलर्ट जारी किया था। खान साहब जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ संजीदा नहीं थे। खान साहब ने सिक्योरिटी लैब्स को जानबूझ कर रखा और ऐसे लैब्स उन्होंने किए कि गालिबन ये बयानिया ये कहता है कि गालिबन वो चाहते थे कि मेरे ऊपर हमला हो। उनकी सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी देने वाले तमाम लोग, उनसे भी जवाब तलब किया जाना चाहिए। आखिर कंटेनर के ऊपर बुलेट प्रूफ शीशा क्यों नहीं था? आखिर जिस वक्त खान साहब बिल्कुल कंटेनर के सामने मौजूद होते हैं उस वक्त उनके आसपास बुलेट प्रूफ जैकेट्स लिए हुए लोग क्यों नहीं मौजूद होते? ये गोली जो है, ये बर्स्ट जो है कहाँ से चला है? वो आखिर किसी ऊंची एक और बयानिया के किसी बिल्डिंग से चला। तो इन्होंने फौरी तौर पर, क्योंकि पंजाब पुलिस की वहाँ पर पंजाब की हुकूमत है और पंजाब में पीटीआई इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, तो इन्होंने फौरी तौर पर उन तमाम इमारतों का जायज़ा क्यों नहीं लिया?
انہوں نے فوری طور پر اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا کہ اگر یہ برسٹ آیا ہے تو آیا کہاں سے؟ سوال تو اٹھیں گے، اور سوال سب پر اٹھیں گے، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ملک بچانا ہے، تعلق بچانے ہیں، رشتہ دار بچانے ہیں، یا ان کے بیانیے کے پیچھے اندھوں کی طرح دوڑنا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنے میزبان ڈاکٹر حسیب الرحمان کو آج کے پروگرام مرر ٹوڈے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔